जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। सो उम्मीद है आप सब, आपका परिवार अच्छा होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कमाल का पॉडकास्ट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना, आपसे रिक्वेस्ट है। लेकिन उससे पहले सिर्फ ये कहना चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने रेसलिंग न्यूज पाना है। सर्कुलेशन में अपडेट, फास्टर अपडेट। वैसे फास्टर अपडेट तो मैं सॉरी नहीं दे पाता हूँ, लेकिन जितनी भी रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स होती हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की, सब आपको देता हूँ। और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको हर रोज फ्री में अपडेट्स पाना है, प्लीज। सो देखिए, आज स्मैकडाउन का एपिसोड हुआ और एक दो सेगमेंट को छोड़कर पूरा शो आई वाहियात शो था। कुछ मजा नहीं आया, कुछ देखने लायक नहीं था। लेकिन भाई शो में जिस तरह से लास्ट वीक हुआ, रो का शो सुपर डुपर हिट गया भाई। और हाँ, रो के शो के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कुछ, जो कि मैं पिछली वीडियो में बताना भूल गया था, बिकॉज अपडेट्स काफी ज्यादा थी, इसलिए मैं एक छोटी सी अपडेट निकल गई। मंडे नाइट रो को क्यों देखा गया था द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के लिए। भाई वो शो में शुरू क्योंकि सबको लग रहा था किक ऑफ शो है, किक ऑफ शो में सबको पता था सीएम पंक ही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द वाइपर रेंडी होना है, लेकिन वो सेगमेंट भी अच्छी थी। वाइपर डैड इज बैक, डैड इज बैक, डैड इज बैक। एंड मेन इवेंट में द सीएम पंक द बेस्ट इन द वर्ल्ड आते हैं, तो पूरे शो में बांध के रखा। तो ट्रिपल एच की बुकिंग अच्छी थी रो के एपिसोड में। और इसी शो के लिए व्यूअरशिप की डिमांड थी, व्यूअरशिप अच्छी है, वो वही हुआ। व्यूअरशिप सामने आई है 1.84 मिलियन। जी हाँ, 1.84 मिलियन जो है मंडे नाइट रो को व्यूअरशिप मिली है इस वीक की, जो कि अमेजिंग है, अमेजिंग। अब आप कहेंगे भाई 2 मिलियन, देखिए 2 मिलियन क्रॉस करेगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं करेगी। 1.4 मिलियन थी लास्ट वीक, उससे पहले ही 1.8 आई, तो कमाल, अमेजिंग। और अगर सीएम पंक अगर शुरू में आ जाते ना, तो भाई साहब ये 2 मिलियन क्रॉस हो जाती, लेकिन शुरू में थी इतनी मिलियन। सॉरी भाइयों, क्योंकि सबको पता था सीएम पंक ही आने वाले हैं किक ऑफ में। मैं खुद सीएम पंक को देखने के लिए हैरान था, लेकिन वहां पे रेंडी ऑर्टन आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, रेंडी ऑर्टन अमेजिंग है भाई। तो मंडे नाइट रो की व्यूअरशिप कमाल करेगी, धुआंधार हो गई, अमेजिंग कर गई, 1.84 मिलियन, अमेजिंग। तो स्मैकडाउन के आज भाई स्मैकडाउन का शो हुआ और मैंने देखा नहीं, लेकिन भाई रेंडी ऑर्टन जी हाँ, रेंडी ऑर्टन एडवर्टाइज थे डब्ल्यूडब्ल्यूई की वेबसाइट पर, ट्विटर पे अकाउंट पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑलरेडी रेंडी ऑर्टन को एडवर्टाइज कर दिया था स्मैकडाउन के शो के लिए। और रेंडी ऑर्टन आज हमें दिखने वाले थे, इसलिए शो देखा, कमाल का शो। क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी नहीं थी जैसे कि बताने वाला हूँ, लेकिन भाई ओवरऑल अगर हम मेन सेगमेंट की बात करें, क्योंकि सारी सेगमेंट तो का फायदा नहीं बता के, क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं होगा। तो उसके सबसे पहले मैच की बात करेंगे, था बियंका ब्लेयर वर्सेस कायरी सेन। और यार ये मैच कमाल का था, मैं सही कर रहा हूँ आपको। और यार कायरी सेन के बारे में क्या कहूँ दोस्तों मेरे, कायरी सेन इज वेरी ब्यूटीफुल, आई थिंक इज अमेजिंग, इज सुपर। क्या ब्यूटीफुल लड़की है यार। और वो जो बाल अपनी आंखों के आगे करके रखती है ना, वो सही कह रहा, दिल करता है उसको देखते ही रहूं, देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। तो कायरी सेन अमेजिंग। और बियंका ब्लेयर वर्सेस कायरी सेन का मैच था, और मैच अच्छा गया। कायरी सेन लग रहा था इस मैच में जीत जाएगी, बिकॉज सर्वाइवर सीरीज में हार मिली थी उसकी टीम को, लेकिन लग रहा था शायद उसको पुश मिले थोड़ा। वो पुश तो मिल रहा है यार, अमेजिंग है, बिकॉज हील करेक्टर है तो हारना बनता है। तो इस मैच में लग रहा था कायरी सिंह जीत जाएगी, लेकिन भाई शार्लेट फ्लेयर सभी आए थे लेकिन भाई इस मैच में बियंका ब्लेयर को सपोर्ट नहीं मिला। देन क्या होता है भाई, मैच के एंडिंग में जरा सी मूव लगती है। सो कायरी सिंह जाकर क्या करती है, उसको बियंका ब्लेयर को मारने वाली होती है, लेकिन भाई पीछे से बेली आ जाती है, बियंका ब्लेयर को रोक देती है, चोटी खींच देती है। तो कायरी सेन को लगता है कि हाँ मेरी मदद करनी है तो बढ़िया, लेकिन भाई उसकी मदद भारी पड़ जाती है। कायरी सेन पे की ओडी लगा देती है बियंका ब्लेयर अंदर 1 2 3। तो आप समझ सकते हैं कि अब ये सीरीज में मैचेस चलेंगे। नंबर 1 पे बेली की वजह से कौन हारी, कायरी सेन, लेकिन बेली की वजह से नहीं, बिकॉज उनकी मदद करनी थी, लेकिन बेली को बाहर करना है टीम से तो ये होगा। तो बेली की वजह से कायरी सेन हार चुकी है। अब नेक्स्ट वीक मैच होने वाला है शार्लेट वर्सेस आस्का, और अब उसमें जी सीरीज चलेगी है। अब उस मैच में भी शार्लेट जीतेगी, बिकॉज आस्का हारेगी किसकी वजह से, बेली की वजह से। स्टोरी ना अच्छी चल रही है इनकी, डैमेज कंट्रोल की बढ़िया आ रहा है। एंड देन आफ्टर में यूस्काई वर्सेस शोर्जी का मैच होगा, वहां पर क्लियर करेगी यूस्काई जी हारेगी बेली की वजह से। देन फिर क्या होगा भाई, फिर डैमेज कंट्रोल की टीम के पास एक तगड़ा ऑप्शन होगा कि बेली को क्यों बिट्रे किया जाए, जो इसकी हार का कारण है। तो यही रीजन होगा बेली को बिट्रे करने का। देन बेली का फेस टर्न होगा, देन फिर देखते हैं आगे क्या होगा। सो मैच अच्छा था, एंड इस मैच में विनर रही बियंका ब्लेयर, व्हाट डिफीटेड कायरी सेन। उसके बाद मैच होता है भाई केविन ओवेंस एंड ऑस्टिन थ्योरी का मैच। और ये मैच में बताऊं मैं आपको दरअसल क्या होता है, लोगन पॉल आता है, लोगन पॉल अपना टाइटल को सेलिब्रेट करता है,
और लोगन पॉल मेरे को लग रहा था भाई कुछ अच्छी सेगमेंट होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगन पॉल आता है और उसको इंटरप्ट करते हैं ऑस्टिन थ्योरी, ग्रेसन वॉलर एंड देन केविन ओवेंस। सो फिर लोगन पॉल कहता है कि मैं तुम तीनों में से किसी एक को मौका दूंगा यूएस चैंपियनशिप के लिए, नंबर 1 कंटेंडर मैच जो होता है। देन फिर क्या होता है भाई, इन तीनों के बीच मतलब कि मुँह स्टार्ट होती है, लेकिन वही होता है कि केविन ओवेंस एंड ऑस्टिन थ्योरी का मैच सेटअप होता है। अब इन दोनों में से क्या होता है कि मैच का विजेता जो हुआ वो फेस करेगा लोगन पॉल को। पर आई थिंक कहीं ना कहीं एक प्लेयर और था, उसकी बात आगे करेंगे। सो ये मैच था केविन ओवेंस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी, एंड इस मैच में क्लियर कट है भाई काफ़ी इंटरफेरेंस होती है ग्रेसन वॉलर की सभी की, लेकिन इस मैच में एंड ऑफ द डे केविन ओवेंस इज डिफीटेड ऑस्टिन थ्योरी। सो केविन ओवेंस ही होने वाले भाई अगले लोगन पॉल के नंबर 1 कंटेंडर, और ये मैच होने वाला है शायद जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये रॉयल रंबल के उस पर तो नहीं होने वाला। उसके बाद जो मैच था ये था सैंटो एस्कोबार वर्सेस जॉक्विन वाइल्ड। अबे भाई कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन मैच को माल का था, अच्छा मैच था। और इस मैच में उम्मीद देखी सैंटो एस्कोबार की तरफ से काफ़ी तगड़ा हील जो अटैक है वो देखने को मिलेगा, लेकिन नॉर्मल मैच था, कोई अच्छा नहीं था, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। सैंटो एस्कोबार इस मैच में जीत जाते हैं और डिफीट कर देते हैं जॉक्विन वाइल्ड को। दोस्तों आगे बढ़े, क्योंकि इस मैच में एक और चीज़ होती है, सैंड क्या बस सैंटोस को आगे ये जो है जैकिन वाइल्ड पर अटैक कर रहे होते हैं। देन क्या होता है भाई, इस पीछे से जो है अपना ड्रैगन ली आ जाता है सैंटोस को बार पे अटैक करने के लिए और अपने दोस्त जैकिन वाइल्ड को बचाने के लिए चला जाता है। फिर एक सेगमेंट होती है एंड तो इसके बाद एक मैच होता है बॉबी लैशली वर्सेस बुच का, और मैच बेकार घटिया वाहियात मैच है। बॉबी लैशली की बुकिंग एकदम वाहियात हो रही है, तो इस मैच में बॉबी लैशली हरा देता है बुच को। अब दोस्तों शो का जो मेन सेगमेंट थी ना भाई, क्या थी पता है आपको? वो सेगमेंट थी द वाइपर रेंडी ऑर्टन। जी हाँ, रेंडी ऑर्टन आज एडवर्टाइज थे शो के लिए, और भाई साहब मैं जरूर एक चीज कहना चाहता हूँ, जो घूसबम आ रहे थे ना कि रेंडी ऑर्टन भाई साहब कुछ बड़ा अनाउंस करने वाले, बिकॉज आई थिंक लास्ट टाइम मैं आपको बताऊं जो चीज हुई है आज, यानी कि रॉ और स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर रिंग के अंदर आते हैं, दोनों के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये वही सेम सिचुएशन थी जो 2005 में हुई थी। हाँ 2005 में हुई थी, जब बटिस्टा ने रॉयल रंबल जीता था और उसके हाथ में दो कॉन्ट्रैक्ट थे एक्चुअली, जो फर्स्ट इज रॉ का एंड स्मैकडाउन का, और दोनों जनरल मैनेजर कन्विंस कर रहे होते हैं बटिस्टा को कि भाई अगर आप हमारे पास आओगे तो हम ये देंगे, लेकिन बटिस्टा वही ट्रिपल एच को चुनता है भाई। तो आई थिंक वो सेगमेंट दोबारा से रिपीट हुआ इतने सालों बाद, मेरे को याद आ गई कि रेंडी ऑर्टन को भी वही सेम चीज दी गई। एडम पियर्स कहता है कि मैं तेरे को शॉट दूंगा वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीतने का, एंड फिर एडम पियर्स कहता है कि तू रो में ही ठीक है, तू बड़ा सुपरस्टार है, तू स्मैकडाउन में क्या करेगा। फिर भाई निक एल्डिस कहता है कि चैंपियनशिप को छोड़ो, मैं तुझे वो चीज दूंगा, तुझे अपना बदला लेने का मौका दूंगा उसी सुपरस्टार के आगे जिसके साथ तुम हमेशा से लड़ना चाहता था, यानी कि वही अपना फुद्दू रोमन रेंग्स। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सी बात है, पीछे से भाई सोलो से गोवान जिमी उसको अटैक कर देते हैं, क्योंकि वो आते हैं भाई पॉल हेमन तो आता होता है, एंड पीछे से अगर वो अटैक करते हैं रेंडी ऑर्टन में, भाई रेंडी ऑर्टन को बचाने के लिए फिर एले नाइट आता है। एले नाइट आकर सोलो से को रिंग से बाहर निकाल देता है। देन फिर रिंग में जिमी उस आया था, एक शानदार डीडीटी एनआई कार के ऊपर पड़ती है, ओ भाई सब मजा आ जाता है। फिर क्या होता है भाई, हाथ में स्मैकडाउन का कॉन्ट्रैक्ट था, स्मैकडाउन का कॉन्ट्रैक्ट साइन, और फिर रो का कॉन्ट्रैक्ट फेंक देता है। तो भाई क्लियर हो चुका है, रेंडी ऑर्टन ऑफिशियली ड्राफ्टेड हो चुके हैं स्मैकडाउन के एपिसोड, मतलब स्मैकडाउन में, और अब वो हर वीक आपको दिखने वाले हैं स्मैकडाउन में, और क्लियर कट है भाई। और पॉल हेमन इसके बाद फोन करता है, कॉल फुद्दू रोमन रेंग्स। तो ये बात आप क्लियर इंटेंशन समझ लीजिए कि आपको रॉयल रंबल के अंदर, जी हाँ रॉयल रंबल 2024 में रोमन रेंग्स वर्सेस रेंडी ऑर्टन के बीच ही मैच देखने वाला है फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड। तो यही टाइटल मैच होने वाला है रॉयल रंबल के, जो कि बहुत बड़ा मैच है। आई थिंक मैं यही मैच को देखना चाहता था, एक्सेप्ट रोमन रेंग्स वर्सेस एजे स्टाइल्स, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था इन दिस सिचुएशन। सो यहाँ पर ट्रिपल एच ने एक अच्छा मैच बुक कर दिया है रॉयल रंबल के लिए, बुक नहीं हुआ एक्चुअली बुक हो जाएगा, बिकॉज वाहियात फुद्दू रोमन रेंग्स 2 हफ्ते बाद आने वाला है, और आई थिंक वहाँ इनका फिश हुआ जाएगा, बिकॉज नेक्स्ट वीक के लिए ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स डब्ल्यू ने अनाउंस कर दिया है। और इस शो अब एक पर्टिकुलर शो नहीं होगा, एक सेपरेट शो होगा स्मैकडाउन का, यानी कि स्मैकडाउन के एपिसोड में आपको ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स ही देखने वाला है, जैसे कि हॉल ऑफ फेम देने को मिलता है।
तो नेक्स्ट वीक सबसे बड़ा सरप्राइज होने वाला, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सीएम पंग ऑन रिटर्न एट स्मैकडाउन। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कहा था सीएम पंग आपको नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के होने वाले एपिसोड में सीएम पंग देखने को मिलने वाले हैं। और सीएम पंग क्लियर कट है भाई, मुझे लग रहा है कि फ्री एजेंट के तौर पर ही काम करने वाले हैं, जो कि हमें लग रहा था। लेकिन सीएम पंग मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं रो पर ही रहेंगे, बिकॉज सीएम पंग को जहां लाओगे वो चीजें उछल जाएगी भाई, स्मैकडाउन में लाओगे बूस्ट मार देगा स्मैकडाउन देखना। सो ये चीजें काफी ज्यादा अच्छी है, बिकॉज सीएम पंग देखते हैं कि अब सीएम पंग की राइवलरी किस क्या चलती है, कौन उनको इंटरप्ट करता है, लेकिन कोई ना कोई तो करेगा भाई। और भाई मैं चीज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, सीएम पंग भी स्मैकडाउन में, पॉल हेमन भी स्मैकडाउन में। ओ भाई कुछ तो हो जाए यार, एक बार कुछ तो हो जाए यार, जो कि मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ यार। इन दोनों ने जो काम किया था ना 2012 में, ओ भाई साहब कोई नहीं कह सकता उसको। वो आई थिंक 6 महीनों के लिए इनकी जोड़ी बनी थी, लेकिन वो जोड़ी ऐसी थी आप भूलोगे नहीं, आज लग रहा कि 6 साल तो चली है। इतना मजा आया था ना उसके अंदर, और खासकर एजेली भी उसमें इंक्लूड थी इनकी, जो आई थिंक जो एक क्लाइंट पार्टनरशिप थी इनकी, पॉल हेमन एंड सीएम पंग की, अमेजिंग थी। वो ऐसा कुछ देखने को मिल जाए नेक्स्ट वीक तो मजा आ जाएगा यार। आई थिंक वो डबड़े के गोल्ड डेज हमें दोबारा से रिविजिट करने का मौका मिल रहा है सीएम पंग के वापस आने से, रेंडी ओटन के वापस आने से, तो वो चीजें बहुत अच्छी हैं भाई। सो दोस्तों ये था स्मैकडाउन का एपिसोड, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ रेंडी ओटन की सेगमेंट कमाल थी भाई, और सीएम पंग का इंट्रोड्यूसिंग अमेजिंग अमेजिंग। अब देखिए एक और बड़ी न्यूज़ है, और ये है एडब्ल्यू कंपनी के बारे में। देखिए रिक फ्लेयर के बारे में मैंने बात करी थी, और मैंने कहा था कि रिक फ्लेयर जो है आपको एडब्ल्यू कंपनी में एज अ फाइट लड़ते हुए भी देखने वाले हैं, बिकॉज स्टिंग का आखिरी मैच होने वाला है एडब्ल्यू कंपनी में। वहाँ पर रिक फ्लेयर जो है उन्होंने कहा था कि मेरे को स्टिंग के साथ काम करना है, फेयरवेल देनी है उनको, इसलिए मैं वहाँ गया हूँ। तो रिक फ्लेयर को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। ये बातें मैंने आपको बता रखी हैं कि रिक फ्लेयर को किस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, उनकी खिलियां उड़ाई जा रही हैं भाई, कि इस एज में भी तुझे पैसे कमाने हैं, इस एज में भी तुझे लड़ना है। तो ये सब चीज़ों से रिक फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी थी ट्विटर पर। उन्होंने कहा था कि बहुत लोग हैं जो मुझे कह रहे हैं कि तुझे पैसा कमाने का लालच है, तू इस एज में लड़ रहा है, तुझे क्या जरूरत है इन सब की। तो वहां पर रिक फ्लेयर ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, मुझे ये सब करना पसंद है, और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। और अगर मतलब मैं एक बुजुर्ग हूँ तो क्या मुझे एंजॉय करने का हक नहीं है। देखिए रिक फ्लेयर की इस बात से मैं सहमत हूँ, हर इंसान के पास फ्रीडम है और हर इंसान को कुछ ना कुछ करता है। लेकिन मैं एक चीज और सोचता हूँ यार, रिक फ्लेयर इन चीजों पर क्यों ध्यान दे रहा है? वो इसलिए दे रहा है बिकॉज रिक फ्लेयर की एक रिस्पेक्ट है रेसलिंग वर्ल्ड में, जिस वजह से रिक फ्लेयर चाह रहा है कि वो रिस्पेक्ट खत्म ना हो, लेकिन वो रिस्पेक्ट सही में खत्म हो रही है। बिकॉज आप देख लीजिए हल्क होगन की फिजिक देख लीजिए आप, फिजिक अच्छी है उसकी हल्क होगन की, रिक फ्लेयर से भी अच्छी है, लेकिन वो लड़ रहा है, वो नहीं लड़ेगा। अंडरटेकर रिटायर होगा सही वक्त पे, स्टिंग अभी तक खेल रहा है, लेकिन स्टिंग की बॉडी कैसे चल रही है भगवान जाने भाई। सो ये वो लेजेंड है जो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन रिक फ्लेयर इनमें से नहीं है। रिक फ्लेयर लड़ना चाहता है जस्ट लाइक स्टिंग, लेकिन रिक फ्लेयर की उम्र 80 साल है भाई, आप समझ लो। और इस एज में भी वो बंदा जो है हिम्मत है उसके अंदर। लेकिन ये कहते हैं रेसलिंग ऐसी चीज है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते। रेसलिंग एक लिमिट तक होती है, लेकिन जब शरीर आपको साथ देना बंद करता है तब आपको रेसलिंग को क्विट करना पड़ता है, जैसे सभी सुपरस्टार्स करते हैं। ट्रिपल एच की बात कर लीजिए, ट्रिपल एच को हार्ट अटैक आया था, और ट्रिपल एच मतलब कि आप समझ लो कि समझ लो वो बचा था, समझ लो आप, ट्रिपल एच को भगवान ने बचाया था, नहीं तो वो निकल लेता। मतलब इतनी सिचुएशन गंदी हो गई थी ट्रिपल एच के साथ, मैं आपको बता नहीं सकता, उसने खुद बताया पॉडकास्ट में। तो ट्रिपल एच क्यों रिटायर हुआ है? वो इसी वजह से ट्रिपल एच रिटायर हुआ है ताकि उसको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज उसको बिजनेस संभालना है, रेसलिंग नहीं, इसीलिए। लेकिन रिक फ्लेयर की बात कर रही, रिक फ्लेयर भी इंजर्ड हुए हैं, उनके सर्जरियां हुई है, लेकिन आप जानते हैं कि रिक फ्लेयर तो भाई रिक फ्लेयर है, वो हारने का नाम ही नहीं ले रहा, वो कह रहा है मैं लड़ूंगा। दिस इज द रीजन कि सभी फैंस ने उनको ट्रोल किया है, सभी फैंस ने उनकी खिल्ली उड़ाई है कि भाई तू क्या कर रहा है। और आई थिंक कहीं ना कहीं रिक फ्लेयर को इन बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर उसको लड़ना ही है तो फाइट लड़नी है, तो मैच खेलने हैं, तो रेसलिंग करनी है, तो यही उसको क्रिस जेरिको ने कहा है, यही उसको सभी सुपरस्टार्स ने कहा है एडब्ल्यू कंपनी के, और स्टीव ऑस्टिन ने भी, केविन नैश ने भी कहा है कि तुझे जो करना है तो करना है यार। सोशल मीडिया पर तो हर बंदा ट्रोल होता है, तू हो गया तो क्या हो गया, तुझे जो रिस्पेक्ट करनी थी उनका तूने अचीव कर लिया,
मैं भी वही कहना चाहता हूँ यार, देख जो डिक फेयर वो करना है वो करे, पैसे के लिए कर रहा है, जिसके लिए कर रहा है, दुनिया दुनिया मुंह फाड़ेगी, ठीक है ना। और यही बात हम सब की लाइफ में भी है, दुनिया को मुंह फाड़ने दो, आपको जो करना आप करो यार। आप दुनिया के लिए थोड़ा जीते हो, आप अपनी फैमिली के लिए जीते हो, अपने लिए जीते हो, जो आपको अच्छा लगेगा वो करोगे ना यार। आपको कैसे कपड़े पहनने हैं वो आपकी मर्जी, कैसे बाल रखने वो आपकी मर्जी, कैसी लाइफ जीनी है आपकी मर्जी, कैसा करियर में जाना आपकी मर्जी, क्या खाना है क्या पीना है, कहाँ रहना है, कब सोना है, वो आपकी मर्जी। इसमें अगर तीसरा बंदा आके आपको ये कहे तुझे ये नहीं करना तुझे वो करना है, तो आप सिंपल से उसको एक ही चीज कह दो ना यार, बीच की उंगली दिखा दो उसको। वो वर्ड नहीं बोल सकता यहाँ पर तो समझ लेना, एफ एफ वर्ड है, एफ समझ लो आप। उस बंदे को एफ वर्ड यूज कर दो, एफ वर्ड है तो, और उसको साइड कर दो। तो इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दुनिया का काम है बोलना, दुनिया को बोलने तो भाड़ में जाने दो। हम भी एक दुनिया में आते लेकिन हम तो कभी किसी को कुछ नहीं कहते भाई। तो रिक फ्लेयर को सभी ने समझाया, और आई थिंक रिक फ्लेयर ने ये ट्वीट में कहा है कि मैं, अगर सब लोग यही चाह रहे हैं कि मैं ये ना करूं तो मैं भाई टोनी से माफी मांगना चाहता हूँ, AEW कंपनी से माफी मांगना चाहता हूँ कि अगर मैंने उसकी कंपनी को हानि पहुंचाई हो या उसकी इज्जत डुबाई हो। तो रिक फ्लेयर ये ट्वीट करते हैं, लेकिन देखा जाए तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। AEW कंपनी की इज्जत है कहाँ जो उसकी डुबाएगा भाई, उन्होंने तो वैसे अपनी इज्जत डुबा रखी है भाई। तो छोड़ दीजिए रिक फ्लेयर को, मेरे अकॉर्डिंग तो भाई रिक फ्लेयर को आराम करना चाहिए, रेसलिंग के चक्करों में ना पड़े रिक फ्लेयर, क्योंकि इस उम्र में एक झटका ही काफी होता है। मैं जरूर कहना चाहता हूँ, भगवान ने अगर तुम्हें इस उम्र तक सही सलामत रखा हुआ है कि तुम अपने पैरों पर चल पा रहे हो, तो भाई अब इन चक्करों में ना पड़ो, तेरी लड़की सेट है। हाँ एक चीज़ है कि रिक फ्लेयर के जो सन है वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने बात करी थी कि वो ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से प्रॉब्लम में आ गए थे, जिस वजह से वो अब नहीं रहे। एंड RIP रिक फ्लेयर के सन। एंड यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये सब नशे नुशे यार बेकार की चीज़ें हैं, इन चक्करों में ना पड़ो तो अच्छा है यार। सही कह रहा हूँ मैं आपको, किसी और चीज़ का नशा कर लो जो आपको ज़िंदगी में कामयाबी दे। और लेकिन ये जो नशे वाली चीज़ें हैं ये आपको और टेंशन में ला देगी। अक्सर लोग कहते हैं कि यार हम नशे की वजह से शराब पीते हैं, नशे की वजह से ये सब सिगरेट वगैरह पीते हैं, परेशान की दुख होते हैं हमारे पास इसलिए पीते हैं। तो मैं सिर्फ उन्हीं से यही कहना चाहता हूँ कि भाई झाड़ के बालो, ये सब क्या कह रहे हो तुम यार, इन सब पे कोई बिलीव नहीं करेगा भाई। इंसान के अंदर एक विल पावर होती है, उस विल पावर को जगाओ। वो विल पावर क्या पता है, विल पावर ये होती है कि आपको पता है कि आपके शरीर को क्या हानि देगा। आप टेंशन का नाम लेके ये सब कर रहे हो, लेकिन आप ये नहीं चाह रहे कि ये टेंशन बढ़ा रहा है, कम नहीं कर रहा है। हाँ 2-4 मिनट के लिए टेंशन भला जरूर देगा आपकी, लेकिन कम कर देगा, खत्म कर देगा। अगर 10 दिन बाद कहीं पैसा देना है तो आप वो 10 दिन क्या करोगे? आप 10 दिन की टेंशन को भुलाने के लिए दारू पियोगे, या 10 दिन के बाद जो पैसा देना है या कुछ भी काम करना है उसके लिए मेहनत करोगे, हाथ पैर मारोगे? क्लियर सी बात है, हार्ड वर्क इज द की। सो इन चीजों में ना पड़ो यार। सो दोस्तों रिक फ्लेयर की इन बातों से भाई मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि यार इस उम्र में उसे अब ये सब नहीं करना चाहिए, आराम से बैठ जाना चाहिए। अगर AEW कंपनी में जा भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टिंग के इर्द गिर्द घूम, लेकिन फिजिकल ना हो, समझ रहे हो आप, फिजिकल ना हो। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि WWE कंपनी ने रिक फ्लेयर को कहा है कि हम तुम्हें लड़ा नहीं सकते क्योंकि हमें तुम्हारी शरीर की परवाह है। क्योंकि WWE कंपनी के कुछ भाई बहुत हार्ड रूल्स हैं, और AEW कंपनी को पता है नो रूल्स, उनके पास तो कोई रूल्स ही नहीं। AEW कंपनी के पास तो छोड़ ही दो उनको, तो परे मारो। क्योंकि टोनी जैसा बेकार इंसान, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा रिक फ्लेयर को कैसे वो मतलब कि अप्रूव कर रहा है कि तू भाई लड़ जाके रिंग में। क्रिश्चियन उसको लो ब्लो मार रहा है यार, बता रिक फ्लेयर को शर्म आनी चाहिए यार। तुम किस तरह की घटिया कंपनी हो AEW कंपनी, किस तरह की तुम घटिया कंपनी हो यार, तुम्हारे कोई रूल्स नहीं है यार। और ये साले जो इतने AEW कंपनी के फैन है ना, सालों मेरे चैनल से दूर हो जाना। यहाँ से WWE कंपनी की न्यूज आएगी, और उसी कंपनी की न्यूज आएगी जो रिस्पेक्टेड कंपनी है। ये AEW कंपनी की मैं न्यूज कवर नहीं करता हूँ ना, मेरे को कोई फर्क पड़ता है, समझ गए ना। हाँ और वैसे भी जो अपने आपको AEW कंपनी के फैन कहते हैं ना, ये कोई फैन ही नहीं है भाई, सही को इनको खून खराबा देखना पसंद है। तुम्हारी आंखों के सामने एक बंदा 80 साल के बंदे को लो वलो मार रहा है, तुम क्या क्या देख रहे हो यार, शर्म आनी चाहिए। रिक फ्लेयर को तो शर्म आनी चाहिए, लेकिन भाई उस टोनी और ये फैन क्या है यार, या वाहियत कंपनी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये AEW कंपनी जो है ना, 1-2 सालों की मेहमान है, या उससे भी कम 6 महीने की लगा लो, इनका बोरे बिस्तरा पैक है। सही कह रहा हूँ मैं आपको, इतनी वाहियत कंपनी मैंने कभी सोची नहीं थी। आई थिंक TNA स्टार्ट होने वाली है 23 जनवरी से, वो इसको पीछे छोड़ देगी, देख लेना आप, इम्पैक्ट शुरू होने वाली है।
और दोस्तों अब बात करते हैं भाई जॉन सीना के बारे में। देखिए जॉन सीना ने रिएक्ट करा है रेंडी ओटन के बारे में। अब जॉन सीना क्या कहते हैं इस बारे में आपको बताता हूँ। It took a while, but the much awaited John Cena post about Randy Orton is finally here. The Nation leader continued his tradition on Instagram by posting captionless photo of the Viper, while CM Punk grabbed all the headline of the Survivor Series War Game Premium Live event with his WWE return. Randy Orton in-ring comeback at the PLE was celebrated equally by fans and pundits alike. Orton has since appeared the following Raw and SmackDown episodes. Our fans are enjoying to see the Apex Predator on their television screens again. One of his greatest rivals, John Cena, also seems he's experienced the same feeling. The 16-time world champion took his fascinating Instagram handle and reacted to Orton return with a simple photo of the Viper, just like how he responded when CM Punk showed up as Survivor Series. Fans have been waiting for Cena acknowledge Orton WWE presence, and as you can be below, many are glad to see his latest Instagram post. भाई जॉन सीना ने इंस्टाग्राम पोस्ट किया, आप देख सकते हैं, और इसमें वो साफ साफ कहता है कि रेंडी ओटन कहता है जॉन सीना कुछ लिखते तो है नहीं, वो साफ पोस्ट डाल देते थे कि सीएम पंक की डाली थी उन्होंने सर्वाइवर सीरीज में रिटर्न की। देन रेंडी ओटन की आई थिंक एक मैच हो जाए यार, एक मैच रेसलमेनिया में हो जाए रेंडी ओटन वर्सेस जॉन सीना, वन लास्ट मैच। और मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जॉन सीना का आखिरी मैच रेसलमेनिया में होने वाला ना, तो रेंडी ओटन ही उनको रिटायर करे भाई। मैं सिर्फ ये मैच देखना चाहता हूँ भाई, क्लियर कट, क्योंकि ये न्यूज में सही है भाई। हम दोस्तों बात करें हम ड्रू मैकिंटायर के बारे में। देखिए ड्रू मैकिंटायर इस समय बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, और ये रियल हिट है भाई, ये कोई फेक न्यूज नहीं है, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। जो ड्रू मैकिंटायर वो अपनी बुकिंग से परेशान है, और वो ट्रिपल एस से भी रूठे हुए हैं, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर चाहते हैं कि उनको मौका मिले अच्छे खासे, उनको मैचेस में जीत मिले, बिकॉज हार ही मिल रही है उनको भाई देखा जाए तो। ये साल तो आई थिंक ड्रू मैकिंटायर का बहुत बुरा रहा है, पिछले साल ही बुरा था, तो आई थिंक ये 2 साल ड्रू मैकिंटायर के लिए बहुत वाहियात रहे हैं, बिकॉज उनको हार यार मिली है यार। और कहीं ना कहीं भाई ये क्लियर कट मुझे लग रहा है इंटेंशन है कि ड्रू मैकिंटायर इन फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़ सकते हैं। जी हाँ, इसके रूमर बहुत हाई जा रहे हैं कि ड्रू मैकिंटायर 2024 में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़कर समझ सकते हैं हम कहाँ जाने वाले हैं, वाहियात कंपनी में। लेकिन मुझे लग रहा है कि ड्रू मैकिंटायर को आई थिंक कहीं ना कहीं टीएनए में जाना चाहिए भाई। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट, उम्मीद है आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। तो अगर पॉडकास्ट पसंद है तो प्लीज ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, सब्सक्राइब करें द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट। जय माता दी।